हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है साइंस का एनसीईआरटी बुक का एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसके अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कुछ उसके बारे में, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं। साल्ट्स के बारे में नहीं, साल्ट के बारे में बाद में आएगा। न्यूट्रल क्या होते हैं, एसिड बेसिस और न्यूट्रल। और इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ओल्फैक्टरी सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं जो हम किसी को सॉल्यूशन में ऐड करके कलर चेंज करके बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। आज हम एक इंडिकेटर और पढ़ेंगे जो हम स्मेल से बता सकते हैं कि वो स्मेल से कैसे चेंज होता है इसके अंदर। अगर स्मेल आती है तो एसिड होगा या बेस होगा, तो ये बताना आज इसके अंदर। कल जो हमने किया था ना, उसके अंदर हमने करे थे जो कलर चेंज होता है। आज ये इंडिकेटर एक और बचा हुआ है जो कल हम बताना भूल गए थे, आज करते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम जो स्मेल होती है ना, स्मेल से बताते हैं। स्मेल अगर चेंज हो जाती है तो एसिड होगा या बेस होगा, तो ये बताना है हमें। तो आज करते हैं शुरू इससे। तो ये होते हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इससे इनके अंदर हम किससे बताएंगे, फ्रॉम स्मेल। अगर हम स्मेल का जो चेंज अगर चेक कर पाते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि वो एसिड होगा या बेस होगा। इसके अंदर हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर 3 टाइप के हैं हमारे एनसीईआरटी की बुक के अंदर। वो एक तो है क्लोव, एक है ओनियन और एक है वनीला। ये वनीला आइसक्रीम वगैरह खाई होगी आपने, तो वही वनीला है ये आपको मैं चैप्टर के अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार। ये है, ये दिया हुआ है वनीला, ओनियन एंड क्लोव। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हम स्मेल से बताते हैं कि स्मेल अगर चेंज हुई है तो क्या आएगा। अब हम स्मेल लिखते हैं कि किसके अंदर कैसी स्मेल चेंज होती है इसकी, वो लिखते हैं। वनीला, ओनियन, क्लोव, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों अगर ये एसिड के अंदर है तो इनका जो ओडोर है ना वो चेंज नहीं होगा। ओडोर मतलब स्मेल, या स्मेल डज नॉट चेंज। अगर चेंज नहीं हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर हम बेसिक डाल देते हैं, बेसिक के अंदर क्या होगा, इसका जो ओडोर है या स्मेल है वो चेंज हो जाती है। बेस के अंदर क्या होगा, स्मेल चेंज, स्मेल या ओडोर ये चेंज हो जाती है। तो यही इसके अंदर बताना था। एक इंडिकेटर बचा हुआ था हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके अंदर क्या होता है कि हम स्मेल से बता पाते हैं कि ये स्मेल से अगर स्मेल इसकी चेंज हुई है या नहीं हुई है, या कैसी है स्मेल, किसके अंदर चेंज होगी, ये स्मेल से हम बता पाते हैं। और स्मेल एसिड के अंदर क्या होता है, अगर स्मेल चेंज नहीं होती है तो वो एसिडिक है, अगर स्मेल चेंज हो जाती है तो फिर वो बेसिक होगा। तो यही हमें पढ़ना था इसके अंदर। और ये पेपर के अंदर ऐसे ही पूछा जाएगा कि ओल्फैक्टरी के इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम बता देंगे कि ये स्मेल से बताते हैं। और स्मेल भी अगर एसिडिक है तो स्मेल चेंज होगी या नहीं होगी ये बताना होगा, ऑप्शनल टाइप ऑप्शन में दिया होगा। या फिर बेस के अंदर पूछेंगे कि यह स्मेल चेंज होगी या नहीं होगी, तो ये मैंने लिख दिया है, बेस के अंदर स्मेल चेंज होगी इसकी और एसिड के अंदर नहीं होगी। न्यूट्रल के अंदर एज इट इज रहेगा, जो ओनियन की, क्लोव की, वनीला की, जो आप जो सुगंध ये सूंघते हैं ना आप, जो महसूस करते हैं वही होती है। न्यूट्रल के अंदर सेम रहता है और एसिड के अंदर भी सेम रहता है, ये सिर्फ चेंज होती है बेस के अंदर। इसके आगे जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी लेबोरेटरी के अंदर क्या यूज होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये देख लेते हैं हम, कौन सी है सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। तो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं एसिड और बेस, ये हमें बताना है। तो करते हैं शुरू। यहां पे लिख देते हैं रिएक्शन
ऑफ मेटल विद एसिड्स एंड बेसिस। तो हमें इसके अंदर ये बताना कि क्या क्या चेंज आएगा या क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे जब हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, तो ये बताना है इसके अंदर। इसके अंदर हम एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम शुरू करेंगे, ये बना के देखेंगे प्रोडक्ट, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जब भी किसी मेटल को, मेटल लिख लेते हैं हम, जैसे हमने लिख दिया सोडियम, और लिख लेते हैं मैग्नीशियम, और लिख लेते हैं एक और कैल्शियम। इनके साथ अगर हम एसिड को ऐड करते हैं, जैसे हमने HCl ऐड कर दिया, सबसे आसान वाला एसिड हम ऐड करते हैं, ये बन गया एसिड, ये भी एसिड। ठीक है, तो जब हम इनको रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है ये हमें नोट करना है। Na और HCl जब ऐड होता है तो ये बनता है NaCl। Na के साथ Cl ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन बचेगी, ये आगे निकल जाएगी, तो ये हाइड्रोजन गैस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। दूसरा है मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड। मैग्नीशियम के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन होती है तो ये बनता है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस हवा में चली जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। ऐसा ही कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इसके अंदर हमने क्या नोट किया कि जब भी हम, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और ये हमारा एसिड है, तो हम लिख देते हैं मेटल प्लस एसिड, तो क्या बनता है, ये सारे के सारे साल्ट हैं, ये सारे के सारे साल्ट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये साल्ट हो गया। और यहाँ से क्या एमिट हुआ बाद में हमारा, ये हुई है हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हमें यही देखना है, जब भी हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक तो साल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर अब जब टेस्ट करते हैं ना, जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, किसी भी मेटल का एसिड के साथ ऐड होता है तो वहाँ पर बबल आते हैं। बबल मतलब छोटे छोटे से वो देखते हैं ना, साबुन के अंदर बबल से बन जाते हैं, उठा हुआ सा सरफेस होता है। उन बबल के अंदर के पास अगर हम फायर को लेके जाते हैं ना, तो क्या होता है, वहाँ पर पॉप की साउंड आती है। ये कई बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, ये कौन सी साउंड आती है जब हाइड्रोजन गैस रिलीज का हम टेस्ट करते हैं, कि जब बबल के पास हम किसी फायर को लेके जाते हैं तो कौन सी साउंड आती है, वहाँ पे पॉप की साउंड आती है हमारे पास। या फिर वहाँ पर जो धुआं उठेगा, धुएं के अंदर, या फिर जब हम रिएक्शन करेंगे उसके अंदर से कुछ ये ऊपर उठेगी ना हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के पास, ये बबल नहीं, हाइड्रोजन गैस ही लिख लेते हैं हम, हाइड्रोजन, बबल को तो छोड़ो, बबल नहीं लिखते यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस ही लिख देते हैं, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। हाइड्रोजन गैस, जब भी गैस ऊपर एमिट होगी तो हम फायर लेके आएंगे उसके नज़दीक, और फायर के नज़दीक आते ही वहाँ पर पॉप की साउंड आएगी। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, जो गैस रिलीज हो रही है ना, वो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे हमें पता लग जाएगा। दूसरा है, ये तो कर लिया हमने मेटल का एसिड के साथ। दूसरा हम करेंगे नॉन मेटल का। नॉन मेटल नहीं, मेटल ही करना है, मेटल तो, नॉन मेटल तो करना ही नहीं। इसके अंदर मेटल की एसिड के साथ कर चुके हैं, मेटल की बेस के साथ करनी है। ठीक है, तो ये करनी है हमें, ये कोई मेटल लिख लेते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने सोडियम, कोई मेटल लिख दिया, इसकी हमें रिएक्शन करनी है बेस के साथ। बेस के साथ जैसे हम लिख देते हैं KOH। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अगर हम इसका कंपाउंड बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा इसके बाद में। ये यहाँ पर एक बात आती है कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, वही लेस रिएक्टिव को चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सोडियम है ना, वो लेस रिएक्टिव है पोटासियम से। हमें रिएक्टिविटी सीरीज का पता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले पोटासियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। तो हमें ये देखना कि यहाँ पर जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, वही चेंज कर सकता है लेस रिएक्टिव को। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, KOH तो है, ये तो है हाईली रिएक्टिव, और ये है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव वाला हाईली रिएक्टिव को कैसे चेंज करेगा, तो ये नहीं बन पाएगा। तो हम यहाँ पर किसी और मेटल को लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे जिंक लिख दिया हमने, जिंक,
और इसको लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो भी लिखना, दोनों के दोनों लिख देते हैं हम, जिंक प्लस KOH। ठीक है, अब यहाँ से बनाते हैं हम, यहाँ से क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा हमारा सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन का। अभी हम यहाँ से देखते हैं, जिंक के तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, जिंक का होता है, सोडियम का +1 होता है, जिंक का +2 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहाँ से तो +3 बन गया और यहाँ पर -2 बच गया। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको इवन बना लेते हैं। इवन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब सोडियम को 2 कर देते हैं, तो ये +2 हो जाएगी, +2 और +2, ये 4 होगी हमारे पास। और इसको अगर हम डबल कर देते तो -4 हो जाएगी, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। हम वैलेंसी से भी किसी भी एटम का जो फॉर्मेशन होगा ना वो बना सकते हैं, वैलेंसी अगर हमें पता है ना तो हम बना सकते हैं। ये इरेज कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। इस कंपाउंड के साथ क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बची है, वो बाहर एमिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जिंक की अगर पोटासियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, पोटासियम, यहाँ से बनेगा जिंक ऑक्साइड, ऐसा ही सेम जैसा सोडियम के साथ बना है, और हाइड्रोजन गैस बाहर ली जाएगी, हो जाएगी, और पोटासियम डबल होगा। जैसे सोडियम का है ना, वैसा ही पोटासियम का होगा। इसका नाम क्या होता है, ये नाम पूछ लेते हैं कई बार, इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा और नीचे वाले का नाम क्या बनेगा, क्योंकि इनका तो आप बता सकते हैं, ये तो जिंक है, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, इसका नाम क्या आएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और नीचे वाला ये क्या होगा, ये होगा पोटासियम जिंकेट। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और एक ये आपको बैलेंस भी करने सारे के सारे, ऐसे ही आपको नहीं छोड़ सकते। जैसे यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे जिंक कितना है हमारे पास, 1 है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर भी 1 है हमारे पास। लेकिन सोडियम देखते हैं, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सोडियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और इस साइड में भी दोनों ऐसे ही बैलेंस हो गए। ऐसा इसका करेंगे तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड के बाहर आ जाएगा। इसका नाम लिख देते हैं कि ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीचे लिख देता हूँ मैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। नाम नहीं पता तो आप देख लेना, ये होता है नाम, KOH होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम। ठीक है, और NaOH, ये क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, तो ये बनेंगे हमारे कंपाउंड जब भी हम किसी बेस के साथ ऐड कर। ये हो गया हमारा मेटल की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन। आगे हम देखते हैं कि थर्ड जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं किसी के साथ। तो अगले वाली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, अगले वाली प्रॉपर्टी क्या होगी वो देखते हैं पहले। ये आगे हमारी अगली वाली प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, ये हमारी अगले वाली प्रॉपर्टी कहाँ गई, हाँ ये, इसके अंदर क्या करना है हमें, ये हमारे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड्स। तो हमें ये बताना है कि कोई भी कार्बोनेट और कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्या बनता है। ठीक है, ऊपर वाली जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर ये देखो यहाँ पे बना हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। पोटासियम वाला नहीं लिखा हुआ, वो मैंने लिख दिया, एक एग्जांपल एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए। और ये जो फॉर्मूला बना जनरल रिएक्शन है, एसिड प्लस मेटल क्या बना, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं सारा का सारा। अब हमें क्या करना है, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी किस चीज़ की है वो लिख देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में, थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं, थर्ड में क्या करना है हमें, एसिड के साथ
रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन कार्बोनेट की और कार्बोनेट की, ठीक है। तो ये हमें रिएक्शन करनी है। अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट को, या फिर हम ऐड करते हैं कार्बोनेट को, तो क्या बनता है हमारे पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा, उससे हम रिएक्शन का भी पता लग जाएगा, क्या रिएक्शन होगी, क्या कंपाउंड बनेगा, और जनरल रिएक्शन का भी पता लग जाएगा। तो हम लिखते हैं पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिख देते हैं, NaHCO3, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट सही तो करनी है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम किसी एसिड के साथ। तो एसिड हम आसान सा लिखेंगे, सबसे HCl, सबसे छोटा एसिड है, सबसे आसान, और स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है ये। तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये Na और Cl, ये तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये बन जाएगा NaCl। और एक यहाँ पर देखते हैं हम, ये है कार्बोनेट। जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटता है तो वहाँ से एक गैस निकलती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए काम आती है, आग बुझाने के। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो, या फिर पोटासियम कार्बोनेट हो, या फिर कोई कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो कोई भी कार्बोनेट हो, जब वो टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं हम किसी मेटल में, तो वहाँ से बनेगा कार्बोनेट। तो ये याद रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट के टूटने वाली और कार्बोनेट के बनने वाली। ये बहुत जगह पे यूज होगी। आगे हमारे पास क्या बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बच गया है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गई है, लेकिन एक ऑक्सीजन तो बच गई हमारे पास। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ने से क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, ये नाम लिख देते हैं, ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सिंपल साल्ट भी बोलते हैं। ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया वाटर। तो ये नाम लिखने भी बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में बैलेंस भी करने होते हैं। जैसे सोडियम यहाँ पे एक है, तो यहाँ पर भी एक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं हम, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, एक और एक 2, तो यहाँ पर भी 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं 3 है, तो यहाँ पर भी O2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ O है, और एक ऑक्सीजन ये है, तो ये दोनों जुड़ के 3 हो जाएंगे। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन 1 हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं, बाकी बाद में फिर PDF में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, ये बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैंने इरेज कर दिया इसको। ये तो था हमारा NaHCO3, और ये HCl NaCl, ये HCl के पास रहेगा थोड़ा सा, ये और इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एक और है कार्बोनेट, अब कार्बोनेट के साथ कर देते हैं, जैसे Na2CO3, ये होता है हमारा मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिख दिया हमने, पोटासियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हो आप। ये किसके साथ रिएक्ट करना है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करना है। तो एसिड हम ये सबसे छोटे वाला ही यूज करेंगे। यहाँ से क्या बनेगा, अब सोडियम और क्लोरीन अगर ऐड होते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अगर कार्बोनेट टूटेगा तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जहाँ पर भी कार्बोनेट होगा। और बाद में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ से ऑक्सीजन बच गई, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। अब हम बैलेंस करते हैं, यहाँ से देखते हैं सोडियम कितना हमारे पास, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गए, यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, ठीक है। कार्बन हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन 1 है, तो ये बैलेंस होगी हमारी।
साथ साथ में जो भी आप रिएक्शन लिखते हो उसके नाम और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो आपको आपके जो मार्क्स हैं ना वो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। Na2CO3 इसका नाम क्या होगा? ये नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लस ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऊपर भी लिखा था मैंने। ये क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। ये क्या होगी? ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और ये क्या होगा? वाटर। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो अब हम यहाँ से एक जनरल रिएक्शन देखते हैं कि या तो हम कोई भी मेटल या फिर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ये देखते हैं, ये तो था हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो ये या फिर कोई भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है। किसी भी मेटल कार्बोनेट को या फिर किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये है एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर भी ये एसिड है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है? एक तो बन गया साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों के अंदर। एक बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ से बन गया वाटर, तो इसके अंदर भी वाटर है, दोनों के अंदर वाटर भी आ गया। तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन बन गई, जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं हम। या तो हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनके साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? दोनों के अंदर सेम ही चीज बनती है। एक तो बनता है साल्ट, सोडियम क्लोराइड बना, कोई और मेटल लेंगे तो और का साल्ट बन जाएगा, ये सोडियम का साल्ट है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस वाटर, वाटर, ये वाटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन बन गई। जनरल रिएक्शन क्या बनी? मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी हम उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है एक साल्ट, एक हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एक हमें मिलता है वाटर, ठीक है। तो कोई और मेटल कार्बोनेट, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, ये तो बुक के अंदर है, एक और लिख देता हूँ अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट की जगह पे हम पोटासियम कार्बोनेट यूज़ कर देते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, K2CO3, या फिर हम यूज़ कर देते हैं CaCO3, कोई भी यूज़ कर लो आप। इसकी जगह पे हम ऐड कर देते हैं HCl एसिड, ऐड कर दिया इसके साथ, और क्या बनेगा? पोटासियम और क्लोरीन, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड बना था ऐसे पोटासियम क्लोराइड बनेगा। क्या बाद में कार्बोनेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और क्या बनेगा? ये बनेगा वाटर। ऐसा ही कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होगा, अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और ये बनेगा वाटर, वाटर बाद में आना था, कोई नहीं, पहले लिख देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों ही चीज़ें बनती हैं ऐसे ही, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर। यहाँ से हमें बैलेंस भी करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, पोटासियम कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया बैलेंस। यहाँ नीचे देखते हैं हम कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 1 है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गई तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी यहाँ पर, लेकिन कार्बोनेट का एक ऑक्सीजन कहाँ था, वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 1, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्लोरीन 2 थे, यहाँ पर भी 2 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई हमारे रिएक्शन। बैलेंस करनी भी जरूरी है साथ साथ में। ये नाम लिखना हो तो आपका नाम भी लिख सकते हो, ये है पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये पहले भी लिख चुका हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये बन गया पोटासियम क्लोराइड, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको पता ही, यहाँ पे नाम लिख लेना। और ये वाटर का ऐसा ये होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं,
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर। HCl, ये इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऊपर लिख चुका हूँ मैं, ये कैल्शियम क्लोराइड होगा। ठीक है, ये आपको नाम लिखना है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कई बार लिख चुका हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये तो हो चुकी है। जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम किसी भी एसिड को ऐड करते हैं तो ये क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जनरल रिएक्शन वही बनेगी जो हमने बना दी पीछे। तो ये आ गई जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन के अंदर क्या है, ये है जनरल रिएक्शन। कोई भी मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या क्या बनता है, एक साल्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक वाटर बनता है। ठीक है, तो ये हमें लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो हमें इसके अंदर यही बताना है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं और वो फॉर्मेशन किस चीज़ का करते हैं और उस रिएक्शन का क्या नाम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में हर बार आती है, किसी न कोई भी बोर्ड हो, चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का या तो एग्जांपल आता है या फिर उसके अंदर से कोई भी रिएक्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे इसके अंदर क्या क्या बना है, ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, या डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, कोई भी इसके 2-3 एग्जाम्पल लिख दो। तो अब करते हैं हम, यह फोर्थ प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो करते हैं यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी। हमें क्या करना है, इसके अंदर एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करना है। रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, दोनों का आपस में रिएक्शन करना है। ठीक है, तो एसिड और बेस ले लेते हैं। कोई एक एसिड ले लेते हैं हम, जैसे हमने HCl लिख दिया। कोई एक बेस ले लेते हैं, जैसे ये लिख दिया NaOH। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, Na के साथ तो Cl ऐड होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जहाँ पर भी Na और Cl दिख जाए ना तो वहाँ तो हम बना देते हैं सोडियम क्लोराइड, साल्ट बन जाता है। और क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से तो बच गया हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन बच गया हमारे पास, और ये बच गया हमारे पास OH। H और OH को अब जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अब हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, जब भी किसी एसिड को किसी भी बेस के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और प्लस में वाटर बनेगा। किसी और एसिड को ऐड कर लेते हैं हम, जैसे HCl के साथ हम किसी और मेटल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, बाकी बैलेंस करना है। बैलेंस के अंदर क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, और हाइड्रोजन 2 तो यहाँ से है और एक यहाँ पे है 3 है। ठीक है, पहले हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब हाइड्रोजन देखते हैं हम, इवन नंबर हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऑक्सीजन 2 होगी। ये पहले जो पहला चैप्टर है ना, मैंने उसके अंदर सोल्व किया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करना अगर आ गया आपको तभी तो आप आगे सारे जितने भी चैप्टर आप समझ पाएंगे। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जो भी रिएक्शन आप लिखते हैं उसको बैलेंस करना ना भूलें। तो यहाँ से एक जनरल रिएक्शन बनती है। जनरल रिएक्शन क्या बनेगी, जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एक तो साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसे, एक तो हमने एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, एक हमने बेस ऐड कर दिया। अब एक एसिड और एक बेस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास न्यूट्रल चीज़ें बच जाएंगी। साल्ट भी न्यूट्रल हो जाएगा और वाटर भी न्यूट्रल हो जाएगा। अगर न्यूट्रल हो गए तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि न्यूट्रली तो बनाने। न्यूट्रल अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर दो सब्सटेंस को ऐड करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो वो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके साथ इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
आप किसी और एसिड को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐड कर देते हैं H2SO4 को ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास एसिड है। ठीक है, बेस कौन सा ऐड कर देते हैं हम कौन सा ऐड करें, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, KOH। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से एक तो पोटासियम सल्फेट बनेगा K2SO4, और एक बन जाएगा हमारे पास वाटर। तो ये साल्ट होगा, ये वाटर होगा, ये हमारे पास बेस है और ये हमारा एसिड है। तो एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यही बनता चलेगा और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी देख लेते हैं पहले बुक के अंदर। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी दोनों एक ही साथ, सिक्स भी ऐसी ही है। फिफ्थ और सिक्स को हम एक ही साथ करेंगे दोनों, ताकि आसानी से आप समझ पाए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये पहले देख लेते हैं क्या करना है। फिफ्थ के अंदर हमें करना है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनकी एसिड के साथ रिएक्शन करनी है हमें। ठीक है, और दूसरे के अंदर हमें क्या करना है, जो सिक्स प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमें करना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, तो ये हमें करना है, और क्या बनेगा इसके बाद, और मेटल ऑक्साइड किस चीज का काम करते हैं ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। पहले ये सोल्व कर लेते हैं दोनों, ये दोनों सोल्व करने के बाद लेक्चर खत्म करेंगे। नेक्स्ट आगे जो पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलो शुरू करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना था, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन करनी है हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, कोई भी मेटल का ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड होता है। ये है मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड कर दें तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। अगर उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड लिख लेते हैं हम सोडियम ऑक्साइड, आगे लिख लेते हैं एक और मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक और लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। कौन सा लिखे, कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिख लेते हैं। इसकी हमें रिएक्शन करनी है एसिड के साथ, तो हम ऐड करते हैं इसके साथ HCl ऐड कर दिया, इसके साथ भी ऐड कर देते हैं एसिड, इसके साथ भी ऐड कर देते हैं हम एसिड। तो क्या बनेगा हमारे पास, अभी बताया मैंने, जहाँ पर भी हमें Na दिखे और Cl दिखे तो वो तुरंत ऐड कर देना, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बच गया हमारे पास, हाइड्रोजन बच गया और यहाँ से ऑक्सीजन बच गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऐड होंगे तो बनेगा वाटर। ठीक है, आगे क्या होगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन का बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस वाटर। ऊपर आपका जो जहाँ पर भी जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना, आप खुद बैलेंस करके देख लेना, एक आध रिएक्शन आप खुद भी बैलेंस कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होती है तो आप कमेंट कर देना, हम बैलेंस करना सिखाएंगे फिर से आपको, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पेपर तक आपको फुल प्रिपेयर कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। यहाँ से अगर बैलेंस करना है आपको, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2, तो बैलेंस है कि मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है और मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पे कैल्शियम और क्लोराइड को ऐड किया हमने, कैल्शियम तो 1 हो गया लेकिन क्लोरीन 2 होगी, तो 2 होने से हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ऊपर वाली में बैलेंस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सोडियम 2 है तो यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि क्लोरीन हमारे पास 2 हो चुके हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 2 हो गए तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी, चलो पहले ये इसकी जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। कोई भी मेटल ऑक्साइड,
अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करते हैं तो क्या क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एसिड को बेस के साथ ऐड किया तो साल्ट बना और वाटर बना। ठीक है, ऐसा ही इसके अंदर है, सॉल्ट बना है और वाटर बना है और हमने एसिड ऐड किया है। ठीक है, ये हमने एसिड ऐड किया है, ये हमारे पास क्या बना, सॉल्ट, और ये बना हमारे पास वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमने देखा कि जब भी हम किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तभी हमें साल्ट और वाटर मिलता है। तो इसका मतलब जो भी मेटल ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा, वो होगा बेसिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड होंगे हमारे, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे बेसिक होंगे। ऐसा ही अब नॉन मेटल के साथ करते हैं, नॉन मेटल के साथ करेंगे तो आपको तुरंत ही साथ में करेंगे तो रिएक्शन आसानी से समझ में आएगी। 6th प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, विद, ये बेस के साथ करनी है और वो एसिड के साथ किया था हमने। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड देखना है, इसमें कोई मेटल नहीं होना चाहिए। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि हम देखते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम बेस ऐड करते हैं, बेस जैसे कि हमने ऐड कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वो वाटर नहीं बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा, ये पहले बताया मैंने, अगर कार्बोनेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन बची और ऑक्सीजन बची तो ये बन गया वाटर। ठीक है, एक और लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ हम बेस ऐड कर देते हैं NaOH, तो ये ऐड कर दिया हमने तो क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस वाटर बन जाएगा हमारे पास। ये बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सोडियम हमारे पास 2 है तो 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर भी 2 है तो बैलेंस होगी। ऑक्सीजन 3 और 1 4 है तो यहाँ पर भी 2 और 2 यहाँ से होगी तो 4 होगी हमारे पास, ये रिएक्शन भी बैलेंस होगी। नाम आपको अगर नहीं पता तो नाम भी लिख देते हैं, एक आधे एग्जाम्पल का जिसका मैंने नहीं लिखा तो ये लिख देता हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सभी के सभी का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि मैं पहले भी लिख चुका हूँ, ये सभी के सभी जितने मैंने लिखे इन सभी का नाम पहले मैं लिख चुका हूँ और ये आसान है, आपको याद भी होंगे। तो यहाँ से हमें एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, जब भी किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, नॉन मेटालिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ ऐड करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। इसको भी अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करते हैं तो क्या बना, साल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है, वहाँ पर हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो ये बेस हो गया, तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बचेगा तो ये कैसा ऑक्साइड होगा, ये एसिडिक ऑक्साइड होंगे सारे। ठीक है, जो मेटालिक ऑक्साइड थे वो हमारे एसिडिक बेसिक ऑक्साइड थे और नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गए हमारे, यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, जो भी हमारे मेटालिक ऑक्साइड हैं वो कैसे ऑक्साइड होंगे, वो बेसिक हैं, और जो नॉन मेटालिक हैं वो एसिडिक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बताओ, कैसा नेचर होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है और या नन ऑफ दिस, कौन सा हो सकता है। तो ये हमें प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, ये 5th चैप्टर के अंदर भी आएगी जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 3rd चैप्टर के अंदर, उनसे रिलेट करने के बाद हमें सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये मेटालिक ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ये तो यहाँ से हमने पता लगा लिया। और सारी प्रॉपर्टी भी इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।